हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। स्टूडेंट्स, वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको एक और वीडियो देखनी है जो कि आपकी रिवीजन प्लस नोट्स की वीडियो होगी। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले ये चैप्टर अच्छे से देखना है और फिर मैंने नोट्स दे रखे हैं, उनको आपको कॉपी में उतारना है। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, वो कॉपी में जब आप अच्छे से उतार लेंगे, आपको दोबारा ये चैप्टर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको नोट्स देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित भी किया था। अध्याय 1 में हमने अच्छे से देखा था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। साउथ इंडिया में इडली सांभर ये सारी कुछ ज़्यादा चीज़ें होती है, और नॉर्थ इंडिया में नान और दाल चावल ये कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक प्रकार के भोजन में चपाती हो सकती है, दाल बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जैसे कि अप्पम हो सकता है, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे भोजन के अंदर हम अलग अलग तरह की चीज़ें को खाते हैं। अब क्रियाकलाप 1 करके देखेंगे। जैसे आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें जैसे दही, मट्ठा, अचार भी शामिल है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हो सकते हैं तो इस तरह से आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, और अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन को छांटिए और इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो सारणी है 2.1, इसके अंदर हमें चीज़ें भरनी है। जैसे कि पंजाब के अंदर आप देखेंगे मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब ज़्यादा खाया जाता है। दाल व मांस की चीज़ों में क्या क्या खाते हैं, वो राजमा खाते हैं। सब्जियां कौन कौन सी खाते हैं, सरसों का साग, जैसा कि बताया मैंने। तो अन्न में मक्का, सब्जी में सरसों और दाल में राजमा, और अन्य व्यंजन दही, घी आदि वो खाते हैं। ऐसे हम आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो अन्न में वो खाते हैं चावल। दाल और मांस की बात करें तो अरहर की दाल तथा रसम खाते हैं जो चारू कहलाती है, और सब्जी की बात करें तो कुंदरू खाते हैं। और अन्य व्यंजन यानी कि इन सब के अलावा भी और क्या क्या खाते हैं, तो मट्ठा, घी, अचार, ये सब खाते हैं। आप अपने प्रदेश का भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में देखें हम तो बिहार में चावल अन्न के रूप में खाया जाता है, और दाल के रूप में दाल जो नॉर्मल दालें होती हैं, अरहर की दाल, ये सारी दालें। सब्जियों में वही भिंडी, बैंगन, ये सारी चीज़ें। और अन्य व्यंजन में आप घी और दही ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जिस भी स्टेट का आप अच्छे से जानते हो, उसके बारे में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और भर सकते हो। स्टूडेंट्स, आगे फिर इसमें बताया गया था कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। यानी कि कहने का मतलब है ये कि हर जगह आपको हर तरह का खाना नहीं मिलता, हर समय हर तरह का खाना नहीं मिलता। जब हम रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि बिहार की तरफ जा रहे हैं तो बिहार की वस्तुएं खा लेंगे, पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो पंजाब वाली वस्तुएं खाएंगे, हरियाणा की तरफ जा रहे हैं तो हरियाणा में जो चीज़ें बनती है वो चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। यानी जाहिर सी बात है, हम इंसानों के लिए ये संभव ही नहीं है, कईयों के लिए, कि वो हर प्रकार का व्यंजन चख सके और खा सके। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार के अलग अलग व्यंजन हर समय खा सके, और आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए।
क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि आपने देखा कि हर प्रदेश में अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती है, तो क्या हमारे शरीर को अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्या एक ही प्रकार का खाना खा के हम पूरी उम्र रह सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है देखते हो आप, जैसे दाल में क्या होता है, चावल में क्या होता है, इन सब के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे हम जी पाते हैं, चल पाते हैं, खेल पाते हैं, अपने काम कर पाते हैं। कोई बहुत ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है, ये सब खाने की ही वजह से होता है। तो खाने में ऐसा क्या है कि कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, कोई सही से विकसित है और कोई मानसिक तौर से कमज़ोर है? तो वो सारी चीज़ें हमारे खाने पे डिपेंड करती है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है, जो हमने पहले भी देखा है। जैसे आप भिंडी बनाते हो तो भिंडी के अंदर भिंडी के आपको चीज़ें चाहिए होती है, मसाले चाहिए होते हैं, नमक चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो एक व्यंजन बनाने में, यानी एक भोजन पकाने के अंदर अलग अलग सामग्री चाहिए होती है, जो हमें पादप यानी कि पेड़ों या जंतुओं से मिलते हैं, जो कि हमने पहले भी देख रखा है हमारे फर्स्ट लेसन के अंदर। या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? तो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि संघटक क्या होते हैं। संघटक वो सामग्रियाँ होती हैं जो एक खाना बनाने में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल चिकन बनाने के अंदर चिकन लगता है, मसाले लगते हैं, टमाटर और अन्य चीज़ें, पानी, दही, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो वो उसके संघटक हो गए, सामग्री जो संघटक हो गई। अब ये जो सामग्री यूज़ करी थी हमने, जैसे चिकन यूज़ किया था, उसमें दही यूज़ करी थी, उसके अंदर हमने नमक यूज़ किया था, मसाले यूज़ किए थे, पानी यूज़ किया था। तो इन सब में असल में क्या होता है, इनके संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। तो ये जो कच्ची सामग्री हम डालते हैं किसी भी व्यंजन के अंदर, जो कच्ची सामग्री हमने डाली वो हमारे शरीर को कुछ घटक देती है, कुछ उसके अंदर चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। घटक यानी कुछ पदार्थ कह सकते हैं आप, कुछ हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो होती हैं, और इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। यानी कि उन सामग्री में, कच्ची सामग्री में क्या पाए जाते हैं? पोषक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये पोषक कौन कौन से होते हैं? ये पोषक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन हो सकता है, उसमें वसा हो सकता है, विटामिन हो सकता है, खनिज लवण हो सकता है। इसके अलावा रुक्षांश भी हो सकते हैं उसके अंदर, या जल भी हो सकता है, जिनके हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, शरीर का अच्छा विकास करने के लिए। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो हमारा शरीर क्या होगा? किसी न किसी बीमारी में ग्रस्त हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। क्या ज़रूरी है? पोषक बहुत ज़रूरी है। और पोषक कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये अभी बता दिया गया है। अब स्टूडेंट देखते हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक पाए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम, जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए। तो क्या जो हम खाते हैं उसमें सब मिल जाता है? फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ दूध पीता रहूं तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी क्या? कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगी, प्रोटीन भी मिल जाएगी, वसा भी मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। सिर्फ दूध पीने से ये सारे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अलग अलग खाने में हमें अलग अलग चीज़ें मिलती है। किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, किसी में वसा, किसी में एक या दो से ज़्यादा चीज़ें पाई जा सकती है। तो हर खाने में, हर खाद्य पदार्थ में अलग अलग पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि किस में क्या उपलब्ध है, कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। हम सब में नहीं चेक कर सकते, कुछ कुछ में चेक कर सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या चेक कर सकते हैं हम, वो हम ये देखेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा से परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन चीज़ें जो हैं आसानी से पता लगाई जा सकती है किसी भी खाद्य पदार्थ में। लेकिन जो और चीज़ें, जैसे विटामिन है,
मिनरल है। ये पता लगाने के लिए हमें और बड़े एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जो कि साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, हम घर पे इन्हें परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा तथा कॉस्टिक सोडे का विलयन की आवश्यकता होगी। तो अभी हम एक परीक्षण करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। अभी ये क्रियाकलाप आएगा, देखेंगे। अभी आपको कुछ परखनली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी ये परीक्षण करने के लिए। इस परीक्षण को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त होने वाले प्रेक्षणों यानी परिणामों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम वो सारणी भी देखेंगे जिसमें हमें ये लिखनी है। इस सारणी से कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आप अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयत्न मत कीजिए। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आपको उसे चखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं चखना है, क्योंकि वो विषैले भी हो सकते हैं। तो ये परीक्षण करने के लिए यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अपने अध्यापक या निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं। तो चलिए अब हम इनको टेस्ट करते हैं कि हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है। और ये जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, क्या हमारे शरीर में जाके इनका काम होता है और हमें इनसे क्या प्राप्त होता है कि जो हम जी पाते हैं, चल पाते हैं, खेल पाते हैं, ये अभी आगे हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारे खाने के अंदर क्या चीज़ उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में है कि नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट की कई कैटेगरी है, कई प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मंड, शर्करा, ये तीनों ही एक ही चीज़ है। तीनों ही क्या है? एक ही चीज़ है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहा हूँ तो वो मंड भी है और शर्करा भी है। ये इनके अलग अलग रूप हैं, यानी कि है एक ही चीज़ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए परीक्षण करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हमें परीक्षण में क्या क्या चीज़ लेनी है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन का मिला दीजिए। यानी कि आयोडीन आपको चाहिए होगा आयोडीन का विलयन बनाने के लिए। तो आयोडीन सोल्यूशन डालना है आपको परखनली में और उसके अंदर कुछ बूंदें डालनी है किसकी? पानी की, ठीक है। और आयोडीन तनु विलयन बनाने के जल से भरी आधी परखनली में, जल से आधी भरी परखनली लेनी है, उसमें आयोडीन कुछ डालना है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनेगा और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन तैयार होगा। तो ये विलयन आपको इस प्रकार से तैयार कर लेने हैं जो इसके अंदर बताए हैं। जब आप तैयार कर लेंगे, तैयार करने के बाद आप बड़ों का सहारा ले सकते हैं। और यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसको आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंड का परीक्षण करेंगे। और याद है आपको, मंड ही कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट है, ये उसी के कार्बोहाइड्रेट के रूप है। यानी जिस खाद्य में मंड पाया जा रहा है समझ लो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। यानी जिस पे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप आलू पे टेस्ट करना चाहते हैं, आलू को रख दीजिए। आप चावल पे टेस्ट करना चाहते हैं, चावल को रख दीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है। आपने 2 या 3 बूंद डाली। किसकी डालनी है? आयोडीन विलयन की। आयोडीन विलयन कैसा है यहाँ पे? इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आयोडीन विलयन यहाँ पे रखा हुआ है। आयोडीन विलयन लिया। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। बस आपको इतना ही करना है। आप जब ये सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे आयोडीन का, तो ये सॉल्यूशन तैयार करने के बाद आपको जस्ट उसके ऊपर, यानी कि आलू को आधा काट दिया आपने, काटने के बाद उसके ऊपर आयोडीन का ये सॉल्यूशन डाला और डालते ही अगर काला या बैंगनी रंग का अगर वो हो जाएगा, कैसा रंग होना चाहिए? काला या डार्क ब्लू कलर अगर हो गया तो समझ लीजिए हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और उसके अंदर नीला या काला रंग शो कर रहा है तो उसके अंदर क्या है?
कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड उपस्थित है। तो हमने देख लिया कि मंड के लिए हम क्या करते हैं, क्या परीक्षण करते हैं। अब देखिए, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। जब आप ये विलयन बनाने के बाद हर किसी चीज़ पे आप डाल के देख सकते हैं, जो भी खाने की चीज़ हो, अगर उसका रंग ब्लू या काला हो जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये वो सारणी है जिसके अंदर हमें चीज़ें लिखनी है। अभी आएंगे इसके ऊपर भी। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटीन के लिए परीक्षण, अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कैसे करना है, कैसे उसका विलयन तैयार करना है। विलयन तैयार करने के बाद उस पर कुछ बूंदे डालनी है, अगर ब्लू या ब्लैक कलर हो जाता है तो समझ जाइए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के लिए क्या करना है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, कोई भी खाने की चीज़ ले लीजिए आप। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना चाहते हैं, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। उसे पहले उसे पेस्ट या चूर्ण बनाएंगे। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे। सिंपल सी बात। आपका अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा खाना है जो थोड़ा कठोर है, ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आलू वगैरह, आलू के चिप्स वगैरह ले सकते हैं। चिप्स है वो थोड़े कठोर, आप पहले उसको कूट लेंगे, मसल देंगे अच्छे से और परख नली में डाल देंगे और 10 बूंदे डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएंगे। उसके अंदर क्या डालेंगे, परख नली के अंदर 10 बूंदे डाल देंगे जल की, पानी की, और उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा वो पेस्ट सा बन जाए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डालना है और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालना है और अच्छी तरह हिलाना है। कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देंगे। आपने क्या देखा, आप क्या देखेंगे, देखिए इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्या लिया, वो जो खाना था उसका पेस्ट बनाया और पानी की बूंदें डाली, फिर कॉस्टिक सोडा डाला, कॉपर सल्फेट डाला। अगर ये सब करने के बाद कलर में कुछ डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस कैसा होगा, वो डिफरेंस कुछ इस तरीके का होगा, बैंगनी रंग का। अगर ये बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाता है पूरा हमारा खाद्य पदार्थ, तो हम समझ जाएंगे उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें ये ये क्रियाकलाप करके देखना पड़ेगा। तो हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट कैसे चेक करना है, प्रोटीन कैसे चेक करना है। अब हम फैट चेक करेंगे, जिसे हम कहते हैं वसा। ठीक है, फैट चेक करने के लिए, वसा चेक करने के लिए क्या करना, बहुत सिंपल है। कोई भी खाद्य पदार्थ ले लो और इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट लो और लपेट के इसे कूट लो अच्छे से। जब आप अच्छे से कूटोगे इसको, तो आप देखोगे कागज फट जाएगा या तो, ठीक है, कागज तो फटेगा, जाहिर सी बात है। कागज को लपेट के आपने उस पर किसी भी चीज़ पर लपेट के मारोगे तो कागज फट जाएगा। अब कागज को सीधा करना है और ध्यानपूर्वक देखना है क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। आपने कुछ भी ले लिया खाने पीने की चीज़ और उस पर आप कागज को बंद करके उस पर जब आप मारोगे तो देखोगे अगर तेल के धब्बे आपको दिख रहे हैं, तो कागज को किसी प्रकाश की सहायता से भी देख सकते हैं, तो तेल के धब्बे दिख जाएंगे, आर पार थोड़ा सा दिखने लगता है, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर क्या है, तेल उपस्थित है। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला सा प्रकाश दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है, अगर इसके अंदर तेल दिखा दे रहा है, तो आपको कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाएगा, यानी कि उसमें वसा है। अगर कोई ऑयल आपको दिखाई देता है तो इतना करने के बाद आपने देख लिया कि हम चीज़ों का परीक्षण देख लिया हमने कि मंड कैसे निकालना है, प्रोटीन कैसे चेक करना है, वसा कैसे चेक करना है। तो हम किसी भी खाद्य पदार्थ को चेक कर सकते हैं आराम से। हम 3 चीज़ों को आराम से चेक कर सकते हैं और चीज़ों को चेक करने के लिए लेबोरेटरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, आपको जब आप ये विलयन बना लेंगे किसी बड़े की सहायता से, टीचर की सहायता से, तो कच्चे आलू पे हमने देखा था मंड पे कलर चेंज हो गया था। हाँ, क्या इसमें प्रोटीन है? आप देखेंगे कि हाँ बैंगनी कलर भी है। आप फिर वसा में देखेंगे कि हाँ वसा भी उपलब्ध है। तो आलू के अंदर, कच्चे आलू के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी में नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ठीक है, आप ये पूरे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, अब मैं सारे कर करके नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इसे आराम से बड़े किसी की सहायता से करना घर पे आराम से। इस
दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल या अन्य चीज़ें हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपलब्ध नहीं है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ, कोई भी खाने की चीज़ लिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना लिया, केला लिया, और उसको आप जब रखेंगे दबाएंगे तो वो थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा कागज़, और आपको समझ नहीं आएगा इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह तो निकल नहीं रहा है, तो अब क्या होगा। तो थोड़ा सा जब वो गीला हो जाएगा आपको क्या करना है, रख देना है, सुखा देना है। सूखने के बाद देखना है कि अब इसके ऊपर कुछ ऑयल बच रहा है कि नहीं बच रहा। ऑयल नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या नहीं है, इसके अंदर फैट नहीं है, वसा नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है जिनको आपने परीक्षण किया? क्या इन खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ऐसा आपको जरूर मिलेगा कि तीनों चीज़ किसी में नहीं मिलेगी और किसी में तीनों चीज़ मिलेगी। तीनों चीज़ कौन सी? वसा, प्रोटीन, मंड। आप जब कोई भी खाने का परीक्षण करोगे तो हर किसी में अलग अलग चीज़ पाई जाएगी, और किसी में सभी चीज़ पाई जाएगी, और किसी खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज़ नहीं पाई जाएगी। तो हमें तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर के लिए उपलब्ध हैं, और इनका परीक्षण मैंने जैसा कि बताया लेबोरेटरी में हो गया, यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए करके नहीं दिखाया। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? वही चीज़ जो पहले बताई थी मैंने कि इनसे होता क्या है असल में। हमें ये बात सही है कि चलो खाने के अंदर प्रोटीन होता है, ये सब होता है, तो ये क्यों होता है, क्या इसका रीज़न है, क्यों चाहिए हमारे शरीर के लिए? तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब ये हम सीखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करने का काम है। वसा से भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो हमें पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और वसा हम खाएंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलेगी, किसी भी काम को करने की ताकत मिलेगी। और वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखो, जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे और जितना आप वसा खाओगे, मान लो 1 किलो वसा खाया आपने, 1 किलो कार्बोहाइड्रेट खाया, तो जितना आपने कार्बोहाइड्रेट खाया उतनी एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलेगी जितना आपने वसा खा लिया होगा। खाया दोनों में इक्वल है, लेकिन वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, ठीक है। और वसा कार्बोहाइड्रोयुक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजक भी कहते हैं। तो एक और बात कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, यानी कि जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी कि ऐसे खाने जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं, उनको हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखोगे, जैसे कि मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, ये सब हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और नीचे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे वसा मिलती हैं, जैसे कि अंडे, मक्खन, दूध, घी, मांस, इन सब से हमें वसा भी प्राप्त होती है। पादप से भी प्राप्त हो सकती है, जंतु के भी खाने से प्राप्त हो सकती है। ये कुछ और चीज़ें हैं। आयोडीन के स्रोत। आयोडीन हमें खाने में कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उसके भी स्रोत दिए गए हैं। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अब ये खनिज लवण क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं भोजन को पचाने में, उनमें से भोजन में से उपयुक्त चीज़ें निकालने के लिए। तो खनिज लवण जो होते हैं ये हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं चाहिए होते, कम चाहिए होते हैं। शरीर के लिए उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपना अच्छा ग्रोथ देखना चाहते हो, सही तरीके से आपकी हाइट बढ़े, सही तरीके से आपका विकास हो, तो खनिज लवण बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं खनिज लवण? आपको ये याद रखना है कि ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण और उचित विकास के लिए, ये दो चीज़ों के लिए काम होते हैं।
और विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दिखाया गया है कि खनिज लवण के जो स्रोत है चित्र 2.10 ये वाले में दिखाया गया है, जैसे अंडा, ये आप सेब और हरी सब्जियां जैसे पालक वगैरह, ये सब खाने से हमारे शरीर को खनिज लवण प्राप्त होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। ये जाहिर सी बात है, किसी में ज़्यादा प्रोटीन हो सकता है, किसी में कम प्रोटीन हो सकता है, किसी में ज़्यादा मिनरल्स खनिज लवण हो सकते हैं, किसी में कम हो सकता है। तो एक दूसरे से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब सीधे यहाँ पे आते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी कि चावल में देखोगे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है और चीज़ें कम मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है। समृद्ध मतलब उसमें अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, ठीक है, जिन्हें फाइबर कहते हैं, आहारी रेशे, तो जल की भी आवश्यकता होती है इसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन के लिए आवश्यक है। आहारी रेशे और जल, ये दो चीज़ें, ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, कोई इससे हमारे शरीर की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए जरूरी है। आहारी रेशे, जिन्हें हम, इंपॉर्टेंट है, रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप पदार्थों से होती है। रुक्षांश किस चीज़ों से मिलता है? पादप पदार्थों से, यानी कि ऐसे खाने जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न है, जैसे कि दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, इन सब में रुक्षांश यानी कि रेशे अच्छे मात्रा में मिलते हैं। ये क्या करते हैं? रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कौन सा या ये रुक्षांश इनमें से कौन सा है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता? तो आप लगा सकते हैं। फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब जब आपका खाना आप खाते हो, कई ऐसी चीज़ हैं जो नहीं पच पाती सही से, या जब अच्छी तरीके से पचने के बाद क्या होता है, वेस्टेड फूड जो होता है उसको बाहर निकालने के काम आते हैं। ये जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी कि जल से क्या होता है, हमारे शरीर में जो पोषक हैं उनको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले, वो जल इसलिए काम आता है। ये सब काम आपके नोट्स में मैंने लिख रखे हैं अच्छे से कि किसका क्या काम होता है। अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र व पसीने से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ख़राब है, वेस्ट है और हमारे शरीर के अंदर है, तो उनको पसीनों और मूत्र के माध्यम से ये जो जल है हमारे शरीर से उन्हें बाहर निकाल देता है। क्या? अपशिष्ट पदार्थ, खराब चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है हम उस वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। देखो, जल, हम ये नहीं है कि हम पानी पीते हैं उसी से मिलता है, हम सब्जियों में भी पानी होता है, और जो हम खाते हैं दूध वगैरह, इनमें भी पानी होता है। तो हम जो भोजन खाते हैं ना, जल उससे भी मिल जाता है हमें। जल, दूध और चाय आदि, इसके अतिरिक्त हम भी भोजन पकाते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। तो देखते हैं और किन चीज़ों से हमारे शरीर को पानी मिलता है। जैसे टमाटर, नींबू, इन सब में भी हमें देखने को मिलेगा पानी की मात्रा अधिक। आ जाते हैं संतुलित आहार पर। संतुलित आहार कुछ नहीं, एक ऐसा आहार हम खाएं, कई आहार खाएं जिसके अंदर हमें संतुलित मात्रा में सब कुछ मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी मिले, वसा भी मिले, फैट भी मिले, रुक्षांश भी मिले, सारी चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं सही मात्रा में तो वो संतुलित आहार कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ खाना है हमें। जैसे कई विटामिन से आप 1 दिन छोड़ के 2 दिन या 3 दिन में भी लेते रहें, यानी लंबे समय तक किसी भी पोषक तत्व का
हमारे शरीर में अभाव ना होने पाए, लंबे समय तक हमारे शरीर से वो दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लंबे समय तक विटामिन ए खा ही नहीं रहे, ठीक है, तो आप लंबे समय तक कई दिनों तक अगर विटामिन ए खाएंगे ही नहीं तो आपको कई रोग हो जाएंगे, जैसे आँखों से दिखना कम हो जाएगा। ये सब अभी हम देखेंगे किसकी कमी से क्या होता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन अंकुरित कैसे की जाती हैं, देखिए, सॉरी अंकुरित नहीं, अंकुरित बीज अंकुरित कैसे करते हैं वो तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्विक भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे आटे मिश्रण, रोटी, अनाज, दालें, केला, ये सारी चीज़ें पोषक उपलब्ध कराते हैं। जो हम डेली खाते हैं ना, ये सारी चीज़ें, पालक वालक, इनमें कई प्रकार के पोषक हमें मिल जाते हैं, कई पोषक उपलब्ध होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो जरूरी नहीं है आपको करोड़पति ही होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें हमें हमारे शरीर को चाहिए और हमें अलग अलग चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, डेली मीट, मांस और दूध, ये सब खरीदना पड़ेंगे, तब नहीं। हर किसी खाने में थोड़ा थोड़ा हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, जो कि एक संतुलित आहार हो जाता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, खाने को जब पकाते हैं तो उनमें से कई पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म करने पर, ज़्यादा जैसे छिलके छील देते हैं, या हम चावल को जब पकाते हैं तो उसका जो मंड निकलता है, ठीक है, चावल का जो स्टार्च निकलता है, वो स्टार्च फेंक देते हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको खाने से हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे हमने छिलका उतार दिया, सब्जियां तथा फलों को धोया जाता है और इससे संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सब्जी नहीं धोनी चाहिए, धोनी चाहिए, लेकिन इतनी भी आप तेज़ी से, इतना जो उसके ऊपर की चीज़ें बिल्कुल ही साफ़ कर दे, कुछ बचे ही ना, तो संभव है कि कुछ तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन धोना बिल्कुल चाहिए। इतनी तत्व की चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। और महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित कुछ विटामिन, लवण अलग हो सकते हैं। तो जब हम खाने को ज़्यादा पकाते हैं, ज़्यादा धोते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें चीज़ों की कमी हो जाए, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो सकती है। तो हम सभी जानते हैं कि पकाने में भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसको पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों को हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो एक जो विटामिन है, विटामिन सी, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, जब ज़्यादा किसी चीज़ को हम गर्म करके पकाते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा उबाल सा टाइप देते हैं, तो उससे हो सकता है कि विटामिन सी की कमी हो जाए। बुझो ने सोचा कि ये हर समय वायुयुक्त खाना सर्वोत्तम होता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक कर ले। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि कार्बोहाइड्रेट 1 किलो खाओगे और 1 किलो वसा खाओगे तो वसा ज़्यादा क्या करेगी, एनर्जी देगी। लेकिन अगर, तो ये बूझो क्या कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कम खाते हैं, वसा वाले खाने जिसमें फैट ज़्यादा होता है, जैसे कि आप देखोगे जो वो खाना होता है फास्ट फूड, उनमें वसा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब खा लेते हैं, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, पेड़ा आदि। ये सब खाने से क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी और ज़्यादा हमने, लेकिन ऐसा गलत है। जब हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार ज़्यादा वसा पहुंच जाती है, ज़्यादा चीज़ें वसा आ जाती है, तो शरीर क्या करता है हमारा, उसे स्टोर करके रख लेता है ताकि जब हम एनर्जी की ज़रूरत हो तो ले। अब ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर जब उतना लेगा नहीं तो फैट में कन्वर्ट कर देगा। ये पेट आपका फूलने लगेगा, गाल फूलने लग जाएंगे, हाथ फूलने लग जाएगा, क्योंकि आपके शरीर पर वसा ज़्यादा आ गई है। और वसा की कमी कब होगी, जब आप खाना खाना कम कर दोगे, आपके शरीर को जितना चाहिए होगा उतना मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप इस तरीके से ज़्यादा वसा खाने लगते हैं तो आप मोटापे का शिकार बन जाते हैं, तो अब मोटापा भी हो सकता है। अब देखिए, अभाव जन्य रोग। अभाव वर्ड का मतलब होता है कमी, जन्य रोग यानी कि अभाव से जन्मे हुए रोग। अभाव की वजह से
किन्हीं रोगों ने जन्म ले लिया। तो अभाव क्या है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा सकता है लेकिन कभी कभी उसमें भोजन की किसी विशिष्ट पोषक की कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ चीज़ें खाते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभार कोई एक विटामिन या कोई एक पोषक तत्व हमें लंबी अवधि तक नहीं मिलता या हम अनजाने में कभी खाते ही नहीं है, तो वह व्यक्ति अभाव से ग्रस्त हो सकता है। तो उसे कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, बीमारी हो सकती है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां लेके आता है। विकृतियां यानी कि कुछ कमजोरियां लेके आता है, कुछ खामियां लेके आता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण रहते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत लंबे समय तक किसी न किसी विटामिन की कमी रहती है तो उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि वो अभाव की वजह से कौन कौन सा था। अगर आप विटामिन ए कई लंबे समय तक नहीं खा रहे हैं तो ये अभावजन्य रोग की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका विकार क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, क्षीणता, दृष्टिहीनता आ जाएगी। ये कैसे पता लगेगा, लक्षण क्या है इसके, कमजोर दृष्टि होगी, अंधेरे रात में कम दिखाई देगा और कभी कभी तो पूरा ही नहीं दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं ये विटामिन ए की कमी की वजह से है। और विटामिन ए किस किस में पाया जाता है ये आपको रिसर्च करना है और बताना है। इस चैप्टर में भी देख के आप बता सकते हैं, सब इसके अंदर बताया गया है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है और इससे क्या हो जाता है, दुर्बल पेशियां आ जाती हैं, यानी कि हमारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं होगी, काम करने की बिल्कुल ऊर्जा नहीं होगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा, जिससे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा और घाव भरने में अधिक समय लगेगा। अगर आपको चोट लग जाएगी तो देखोगे आप चोट कई दिनों से लगी ही हुई है, ठीक ही नहीं हो रही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा और अस्थियां का मुलायम होना, यानी आपकी हड्डियां जो होगी मुलायम सी होने लगेगी और मुलायम होने के बाद वो मुड़ने सी लगेगी, जिसको हम कहते हैं विकलांग सा हो जाना। और कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां और दांत, अस्थियां और दंतश्रय नाम का रोग हो सकता है, जिसमें कमज़ोर अस्थियां होंगी, हड्डियां कमज़ोर होंगी और दंतश्रय यानी दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से घेंगा, जो इंग्लिश में गॉइटर होता है, वो नामक रोग हो सकता है। और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना, ये इसके लक्षण है। गर्दन में देखोगे आप बड़ी मोटी मोटी सी गर्दन हो जाएगी और बच्चे जो होंगे वो उनमें इंटेलिजेंस कम होगा। आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लोह की कमी से क्या होता है, अरक्ता होता है और इससे कमजोरी आती है। तो आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, आयरन की गोलियां देते हैं, लाल रंग की, पीले रंग की, या आयरन की गोलियां, ताकि आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको कवर कर लेना आप। संतुलित आहार, बेरी ये रोग क्या होते हैं, ये सब पढ़ा दिया गया है इसी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से चैप्टर समझ पाए। और जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है नोट्स का, वो आपको ज़रूर देखना है, जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।